तो आज हम सीख रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज हम पढ़ेंगे हिडन सर्किट टाइप। तो यहाँ पे हमें देख के नहीं पता लगता है कि क्या सर्किट बनने वाला है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है कि आप पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करो करो और टर्मिनल जो दे रखे हैं उसमें सर्किट को रीड्रॉ करो। रीड्रॉ करते हैं तो हमें दिख जाता है कि ये क्या है। ठीक, कोशिश करते हैं। तो जहां जहां आपको पोटेंशियल सेम दिखाई दे रहे हैं वहां सेम, जहां अलग मानने पड़ रहे हैं वहां अलग मानूं। तो जैसे यहाँ ए है, रास्ते में कोई नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए ही हो गया। फिर मान लेते हैं कि यहाँ का सी हो गया अलग। अब ये भी इधर से भी रास्ता नहीं है तो ये भी फिक्स हो गया सी। अच्छा, यहाँ का डी मान लेते हैं तो यहाँ पे भी डी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ डी हो गया, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं है इसलिए डी हो गया। और फिर यहाँ भी फंस गए और यहाँ पे मान लेते हैं ई। इस तरीके से ये हर जगह का हमने पोटेंशियल बना दिया। अब इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? अच्छा, कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहना चाहिए, कोई पॉइंट मतलब एक भी कैपेसिटर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके दोनों तरफ के पोटेंशियल के पॉइंट हमें नहीं पता हो। अब इसको रीड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे जो टर्मिनल है जिसके अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस निकालना है, सबसे पहले उनको ड्रॉ करेंगे, ए और बी। ये दो टर्मिनल हो गए जिनके अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस निकालना है। बाकी आप रेंडमली कहीं पे भी लगा दो, जैसे सी यहाँ लगा दिया, डी दूर 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 लगा दो थोड़ा, ई यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब जिसके बीच में जो भी कैपेसिटर आ रहा है सबको उनके बीच में ड्रॉ करते जाओ और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जितने कैपेसिटर मेन सर्किट में उतने ही यहाँ होने चाहिए। तो यहाँ एक तो आया है ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक लगा दो और कैपेसिटेंस इसका 6 है। अगला है ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में 3 लगा दो। फिर है ये हो गया, ये हो गया। फिर सी और डी के बीच में 5, ये भी हो गया। फिर सी और ई के बीच में 8, और इधर ये वाला किसके बीच में है? डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में 4, एंड लास्ट में ई और बी ई के बीच में 2। तो देखो क्या सर्किट रीड्रॉ करने पर हमें एक सुंदर सा सर्किट दिखाई दे रहा है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 6/3 एंड 8/4 का रेशियो सेम है 2। इसका मतलब ये जो 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है, ये किसी भी काम का नहीं है। तो हम इसे यहाँ से इसका सर्किट मान सकते हैं कि टूटा हुआ है। मतलब कि ये किसी भी काम का यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं है। 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से। तो अब देखो क्या हो गया कि ये 6 8 के साथ सीरीज में आ गया, ये 3 4 के साथ सीरीज में आ गया, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, और फिर ये इसके साथ सीरीज में आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया हमने और फाइनल आंसर आएगा ये आ जाएगा सॉल्व कर लो इसको, है ना, ये दोनों पैरेलल में जोड़ के उसको सीरीज में जोड़ लेना। ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ हिडन है। मेरे को तो दिखाई दे रहा है कि जैसे ये 6 और ये 6 सीरीज में है, तो 6 और 6 कैपेसिटर जब सीरीज में जुड़ते हैं तो रजिस्टर जैसे पैरेलल में जुड़ते हैं वैसे जुड़ते हैं। तो 6 3 और हो जाएगा। 6 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 3 आया इस 3 के साथ पैरेलल में है, तो ये 3 और 3 फिर 6 हो जाएगा। उसके बाद ये मिलके 6 हुआ, वो 6 इस वाले 6 के साथ सीरीज में आएगा, तो वापस से सीरीज में 3 हो जाएगा। तो मतलब ये सारे मिलके अब 3 हो चुके हैं, जो अब इस वाले कैपेसिटर के साथ वापस से पैरेलल में आएगा, तो ये 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा। तो मतलब अब इतना 6 हो चुका है। अब ये 6 वापस से इसके साथ सीरीज में आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब कि अब इतना 3 आ चुका है, और ये 3 इस 3 के साथ पैरेलल में आएगा, तो जो सी 6 हो जाएगा। इक्विवेलेंट है वो 6 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक, हम पढ़ रहे हैं सी इक्विवेलेंट फॉर द पैरेलल प्लेट।
जैसे पैरेलल प्लेट है और इसके कुछ कनेक्शन कर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे इसका इसके साथ, तो मान लो ये एक टर्मिनल हो गया ए और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये हो गया टर्मिनल बी। ठीक है। अच्छा, सभी प्लेटों का एरिया दे रखा है और बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो सभी प्लेटों का जो एरिया है वो ए है, सभी का एरिया ए है, और सभी प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, मतलब सभी प्लेट एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। ठीक, अब इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, कुछ कैपेसिटर बना रहे हैं। टोटल कितने कैपेसिटर बना रहे हैं, देखो दो प्लेट के बीच में कैपेसिटर बनता है, तो यहाँ इसके और इसके बीच में कैपेसिटर, इसके और इसके बीच में कैपेसिटर, और इसके और इसके बीच में कैपेसिटर, तो टोटल कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। तो उन तीनों कैपेसिटरों को जुड़ के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है ये हमें निकालना है। तो 3 कैपेसिटर कैसे लग रहे हैं वो निकालना पड़ेगा कि भाई सीरीज में, पैरेलल में, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, फिर उनका इक्विवेलेंट निकाल देंगे। सिंपल है, मतलब बेसिकली हमें इस पैरेलल प्लेट से एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना होता है जिसमें हम अलग अलग कैपेसिटर को दिखाते हैं जो भी इन दोनों प्लेटों के बीच में बन रहा है उनके, और उनको दिखाते हैं कि भाई वो सीरीज में कि पैरेलल में कि क्या है। मतलब ये भी एक तरीके से हिडन सर्किट है और इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम हमें बनाना होता है, रीड्रॉ करना रहता है, फिर उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रीड्रॉ करने का क्या मेथड है, ध्यान से देखना। तो रीड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो प्लेट्स के नंबर दे दो। सबसे पहले हम प्लेट्स के नंबर दे देते हैं, कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ऊपर से या नीचे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ काउंटिंग ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये बाहर वाली जो प्लेट है उसको नंबर दे दिया मैंने 1, और उसके जो अंदर वाली प्लेट है उसको नंबर दे दिया मैंने 1 डैश। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है वो 2 हो गई, और इसके साथ जो दूसरी साइड है, देखो मैंने आपको ये तब भी बताया था कि ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स में दोनों साइड्स को अलग अलग गिना जाता है ना, क्योंकि कोई भी चार्ज हम इस पे डालते हैं तो चार्ज सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्लेट का नाम 3, इधर वाला 3 डैश, और इसको 4, इसको देते हैं 4 डैश। ठीक है, तो ये सारे प्लेट के नंबर भी हो गए, और आप एक तरीके से ये भी सोच लो कि ये इक्विप हमने पॉइंट, पोटेंशियल के पॉइंट्स हमने यहाँ बना दिए, जैसे हमने ऊपर वाले इस वाले सर्किट में दिए थे ना पॉइंट्स, जिसका जो भी पोटेंशियल हो सकता था, जिनका सेम हो सकता था उनका सेम रखा, जाके अलग अलग किया, तो हर पॉइंट का एक कुछ ना कुछ हमने पोटेंशियल मान लिया। वैसे ही ये भी कुछ ऐसा ही है कि हर पॉइंट की नंबरिंग कर दिया, हर पॉइंट को पोटेंशियल मान लिया। ठीक है, अब ये तो मैंने नंबरिंग कर दी। अब बताओ, सेम पॉइंट, सेम प्लेट का पोटेंशियल सेम रहेगा, जैसे ये एक मेटल की प्लेट है तो इस पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो जो ये 1 प्लेट है और 1 डैश प्लेट, दोनों पे ही पोटेंशियल सेम रहेगा, और उसके बाद भी इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब एक तरीके से 1, 1 डैश, 3 और 3 डैश क्या है, इक्विव पोटेंशियल पॉइंट है ना, ये सब एक ही है। ठीक, और वैसे यहाँ पे 2, 2 डैश, 4, 4 डैश क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। खैर, अब तक हमने क्या किया है, जो भी डायग्राम आपको दिखे बस आप उस पर नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करने के बाद सिर्फ इतना करना है कि जिन 2 टर्मिनल जो आपको दिए हैं उनको यहाँ से लिख लो, जैसे ए और बी, फिर जहां जहां कैपेसिटर बन रहे हैं लगाते जाओ। अच्छा, इन पे नाम भी लिख लो, जैसे ये जो टर्मिनल 1 है ये यहाँ पे किस किस प्लेट से कनेक्टेड है वो भी लिख लो। तो प्लेट से कनेक्टेड है 1, 1 डैश, 3, 3 डैश। वैसे ही जो बी है वो किस किस प्लेट से कनेक्टेड है, 2, 2 डैश एंड 4, 4 डैश। चलो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कैपेसिटर यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में बनता है, तो यहाँ पे कैपेसिटर कौन कौन सी प्लेट के बीच में बन रहा है, 1 डैश और 2 के बीच में। अरे बन रहा है 1 डैश और 2 के बीच में, तो यहाँ पे देखो 1 डैश कहाँ है, ये रहा, और 2 कहाँ है, ये रहा। मतलब 1 डैश वाली प्लेट तो इधर और 2 वाली प्लेट इधर, है ना, तो बन गया कैपेसिटर। अगला कैपेसिटर कहाँ बन रहा है, 2 डैश और 3 के बीच में, तो ढूंढो 2 डैश किधर है, 2 डैश एरी और 3 एरी, मतलब अगला कैपेसिटर भी यहाँ आ गया। और तीसरा कैपेसिटर कहाँ बन रहा है, 3 डैश और 4 के बीच में, तो ढूंढो 3 डैश और 4 डैश कहाँ है, 3 डैश और 4 कहाँ है, तो 3 डैश ये रहा और 4 ये रहा। आप चाहो तो प्लेट के नंबर भी लिख देता हूँ मैं। ये है 1 डैश, इधर 1 डैश आया, इधर से उधर से 2 आया, इसमें एक इसके 2 डैश और 3 के बीच में, तो इधर से 2 डैश आया, इधर से 3 आया, और ये 3 डैश और 4 के बीच में, तो इधर से 3 डैश आया, इधर से 4 आया। तो बस अब तो कितना आसान है कैपेसिटेंस निकालना। अब देखो
तीनों पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन इनके कैपेसिटेंस तो पता हो, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस डी है और एरिया ए है, डिस्टेंस डी एरिया ए, डिस्टेंस डी एरिया ए, मतलब सभी का कैपेसिटेंस सेम मान लेता हूँ। सभी का कैपेसिटेंस कितना हो गया, सी सी सी, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, ई नॉट ए अपॉन डी। अगर एरिया अलग अलग होता मान लो प्लेट्स का, या बीच में डिस्टेंस अलग होती, तो उनसे द्वारा जो कैपेसिटेंस यहाँ बन रहे हैं वो भी अलग अलग आते। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ आंसर कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट बराबर 3C। 3C, और 3C का आंसर आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस तरीके से पूरा मेथड रहता है। आप इसको एक बार और सुन लो ढंग से, पहले नंबरिंग की, फिर जो टर्मिनल थे वो लिखे, फिर जो जो इक्विपोटेंशियल थे सबको एक साथ रख दिया। और भी पॉइंट हो सकते हैं उनको, अगर वो अलग रखने में आ जाएंगे, कहीं भी करके दिखाता हूँ, फिर बस ड्रॉ कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और करते हैं सवाल, तब समझ में आएगा और अच्छे से। चलिए, ये क्वेश्चन करिए, इसमें सी इक्विवेलेंट निकालना है आपको इन प्लेट्स का। तो इस तरीके से 4 प्लेट्स दी हुई हैं, सभी का एरिया ए है, सभी के बीच में डिस्टेंस डी है। इसका टर्मिनल ये है, टर्मिनल पी एंड टर्मिनल क्यू, इसके अक्रॉस आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, टर्मिनल पी एंड टर्मिनल क्यू के अक्रॉस। करिए। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे P और Q के अक्रॉस आपको बनाना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सभी प्लेट्स के नाम दे दिए, 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश, और भी प्लेट्स होती हैं तो ऐसी नाम रख देते हैं। अब जो जो इक्विपोटेंशियल है, सबसे पहले तो उन दो टर्मिनल को ड्रॉ कर लो जहाँ पे आपको, जिनके अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये हो गए P एंड Q, एंड P एंड Q पे जो जो प्लेट्स हैं उनके नंबर लिख लो। P प्लेट पर है 2 2 डैश और Q पर है 4 4 डैश। लेकिन अभी भी और भी प्लेट्स बची हैं, तो प्लेट बची है 1 1 डैश 3 डैश, और दोनों प्लेट्स एक कनेक्टेड है आपस में, तो दोनों के पोटेंशियल सेम है, लेकिन वो P और Q में से दोनों में से कोई भी नहीं है। तो उसको हम रैंडमली यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ प्लेट के नंबर लिख लेते हैं, कितने हो गए, 1 1 डैश एंड 3 3 डैश, इस तरीके से। अब जो टर्मिनल है वो तो टर्मिनल पे जो कनेक्टेड है उन्हीं का नंबर आएगा यहाँ। तो अब एक्स्ट्रा है तो उनको एक्स्ट्रा पर्टिकुलर, जैसे वहां करते थे ना, ऊपर जैसे किया था हमने, यहाँ पे भी अब जो टर्मिनल थे ए एंड बी वो तो यहाँ गए, और एक्स्ट्रा इधर उधर पटक दिए जो भी पॉइंट्स थे, वैसे ही हमने यहाँ किया। अब देखो, अब ड्रॉ करते जाओ। तो पहला कैपेसिटर हमें मिल रहा है 1 डैश और 2 के बीच में, तो ढूंढो यहाँ पे 1 डैश कहाँ है, 2 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से 1 डैश प्लेट आई, यहाँ से प्लेट 2 आई, दोनों ने मिलके कैपेसिटर बना लिया। फिर यहाँ से 2 डैश एंड 3, तो 2 डैश कहाँ है, 3 कहाँ है, ये इसमें ही है। तो यहाँ से 2 डैश प्लेट आई, यहाँ से 3 नंबर प्लेट आई, इन्होंने मिलके कैपेसिटर बना लिया, ये भी हो गया। अब आखिरी है 3 डैश 4, तो T डैश कहाँ है, ये रहा सर। तो यहाँ से 3 डैश नंबर की प्लेट आई, यहाँ से 4 नंबर की प्लेट आई, और इन्होंने आपस में मिलके एक कैपेसिटर बना लिया। तो हम देख रहे हैं, और सारे कैपेसिटेंस, सभी कैपेसिटरों का कैपेसिटेंस कितना है, C, क्योंकि एरिया सेम है, लेंथ सेम है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में आ गए, मतलब यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन रहे हैं जिनमें से 2 आपस में पैरेलल में है, और प्लेट नंबर भी हमने लिख ली कि किस किस के पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और जो तीसरा है वो इन दोनों के सीरीज में है। तो यहाँ आंसर आपका आ जाता है, देखो ये दोनों पैरेलल में है तो ये मिलके हो गए 2C, और C सीरीज में, तो 2C इंटू सी डिवाइडेड बाय 2C प्लस C, तो आंसर आया 2C/3। तो यहाँ से आपका C इक्विवेलेंट मिला 2C/3, और C की वैल्यू है E नॉट A अपॉन डी। ये जरूर ध्यान रखना, ये वैल्यू जरूर डालना C की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में C भी नहीं दिया है, हमें डिस्टेंस दिए दो प्लेट के बीच में और एरिया दिया है, इसलिए आंसर E नॉट A अपॉन डी के टर्म में हमें रखना है। चलिए ये वाला करिए, पिछले वाले में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ये वाला क्वेश्चन करो, देख लो इसको। इसमें सेम काम वही, टर्मिनल A एंड B, उसके बाद पॉइंट्स देख लो सारे कवर हो गए क्या, तो A पे ये दोनों आ गए, B पे आ गए, एक बच गया 2 2 डैश वाला, तो उसको यहाँ पटक लो, 2 2 डैश। ए पर कौन कौन से आ गए, 1 1 डैश, 3 3 डैश, और बी पे आ गए 4 4 डैश, अकेला है बेचारा। ठीक है, तो एक कैपेसिटर बना 1 डैश और 2 के बीच में, तो 1 डैश यहाँ, 2 यहाँ,
यहाँ से मिला 1 डैश, यहाँ से मिला 2। उसके बाद अगला कैपेसिटर मिला 2 डैश और 3 के बीच में, तो 2 डैश एंड 3 वो भी यही है, तो ये मिला 2 डैश और ये मिला 3। और आखिरी मिला हमें 3 डैश और 4 के बीच में, तो 3 डैश ये और 4 ये, इस तरीके से। तो आखिरी हमें मिला, इसे मैं यूं बना देता हूँ, 3 डैश और 4 के बीच में। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो है ये तो बेकार हो गए, क्योंकि ये तो आगे कनेक्टेड ही नहीं किसी से, क्लोज लूप बन गया है, मतलब क्लोज नहीं बना, सॉरी। ये टर्मिनल से ना, तो टर्मिनल के साथ कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हो कि भैया चार्ज जाए, ये तो एक ही पॉइंट पे क्लोज हो गया। मतलब अगर यहाँ से चार्ज चलेगा तो वापस यहीं आ गया, मतलब अगर मैं बोलूँ कि करंट यहाँ से जा रहा है तो यहीं वापस आ रहा है, ऐसा नहीं होता, वो घूम के बैटरी बैटरी में से होके फिर आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। रास्ते हाँ में कोई सर। बैटरी होती, कुछ होता तो ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब किसी मतलब का नहीं है, ये तो यहीं पे एक ही पॉइंट पे हमने ऐसे लगा दी, ये किसी मतलब के नहीं है। तो बेसिकली यहाँ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट आया वो सी ही आ गया, यानी कि आंसर आ गया ई नॉट अपॉन डी, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल प्लेट हम कितनी भी सारी हों और उनको कैसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, और फिर आप उसमें आसानी से सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये अगला सवाल है। इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, एक सर्किट का पार्ट दिया गया है, और साथ में ये भी बताया गया है, देखो कितने सारे कैपेसिटर हैं, कोई सीरीज में कोई पैरेलल में, और एक ये भी दिया गया है कि जो ये वाला कैपेसिटर है इस पर ये चार्ज है, इस वाली प्लेट पर चार्ज है +24 माइक्रोकूलम और दूसरी वाली प्लेट पर चार्ज है -24 माइक्रोकूलम। ये एक सर्किट का पार्ट है, आपको बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इस पर कितना चार्ज होगा, इन तीनों पर कितना चार्ज होगा, इस पर तो खैर पता है, इस पर कितना होगा और इस पर कितना होगा। करिए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलिए, तो यहाँ पे हमें सभी कैपेसिटर का चार्ज निकालना है, तो उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूले हमने सीखे थे, कि अगर देखो यहाँ पे अगर सीरीज में है तो यहाँ पे हर कैपेसिटर पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसका फॉर्मूला है V1 बराबर सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इंटू टोटल वोल्टेज जो लग रहा है, इस तरीके से। और पैरेलल केस में चार्ज अलग अलग होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला बनता है Q1 बराबर C1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, इनका यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस गिवन को देखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया है। तो हमें गिवन दिया है इस कैपेसिटर पर चार्ज, तो अगर इस कैपेसिटर पर हमें चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है Q अपॉन सी, Q है 24 और C है इसका 4, तो इसके अक्रॉस आ गया 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का होगा, तो इस पे चार्ज हम निकाल सकते हैं फिर Q बराबर C इंटू वी। तो इस पे चार्ज आ गया +36 माइक्रोकूलम और इधर आ गया -36 माइक्रोकूलम। अभी प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे प्लस था, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पे 24 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है और इस प्लेट से चार्ज जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल बेसिकली चार्ज यहाँ से आ रहा होगा जो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब यहाँ से भी ये चार्ज आ रहा है और इधर जा रहा है। तो बताओ टोटल यहाँ से कितना चार्ज आ रहा होगा, जो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर गया 24, इधर गया 36, तो बेसिकली यहाँ पे से जो चार्ज आ रहा होगा वो 60। आ रहा होगा 24 + 36 60। तो बेसिकली मतलब ओवरऑल ये चार्ज यहाँ से आ रहा है, तो इस प्लेट पे चार्ज है +60 माइक्रोकूलम, यहाँ से चार्ज निकला -60 माइक्रोकूलम। ये चार्ज इस तरीके से फ्लो होते हुए दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे टोटल चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताई थी चार्ज डिवाइड करते हैं, तो मान लो इसमें चार्ज जा रहा है Q1, इसमें चार्ज जा रहा है Q2 और इसमें चार्ज जा रहा है Q3। टोटल चार्ज कितना है, जितना चार्ज इधर से आ रहा है दैट इज टोटल चार्ज 60 माइक्रोकूलम। तो Q1 बराबर कितना हो गया, Q1 हो गया C1 अपॉन C इक्विवेलेंट, यानी कि 3 अपॉन Q इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 और 3 6 और 6 और 6 12
इनटू टोटल चार्ज 60, तो ये आया 15 माइक्रोकूलम। वैसे ही हमने Q2 निकाला तो Q2 भी सेम हो जाएगा, 3/12 इंटू 60 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। और इस तरह से हमने Q3 निकाला, Q3 हो जाएगा 6/12 इंटू 60, तो 30 माइक्रोकूलम। देखो टोटल 60 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से Q1, Q2, Q3 निकाल लिया, तो इन प्लेट्स पर भी हमें चार्ज पता लग गया। यहाँ पे प्लस 15 माइक्रोकूलम, इधर -15 माइक्रोकूलम, इधर +15 माइक्रोकूलम, इधर -15 माइक्रोकूलम, इधर +15 माइक्रोकूलम, इधर +30 माइक्रोकूलम, इधर -30 माइक्रोकूलम, इस तरीके से। तो देखो यहाँ से चार्ज फ्लो होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ पे से वापस से 1 हो जाएगा, मतलब इस पर आ जाएगा +60 माइक्रोकूलम और यहाँ आ जाएगा -60 माइक्रोकूलम। इस तरीके से हमने सभी कैपेसिटर पर चार्ज बता दिया। हम सभी पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं। जब चार्ज पता लग गया तो Q/C करके यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं अक्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, वो सभी सवालों के जवाब हम दे सकते हैं। तो बताइए, आया समझ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे खूब सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, और हमें गिवन है E और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस BE - BF दे रखा है 1 वोल्ट। आपको A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बताना है। C और F, यहाँ C है, यहाँ F है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो क्या दिया है हमें? हमें दिया है E और F, मतलब BE - BF, मतलब E का ज्यादा है, F का कम है। मतलब कुल मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। E का ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, इधर चार्ज आ गया +3 माइक्रोकूलम, तो इधर चार्ज आ गया -3 माइक्रोकूलम। मतलब इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, +3 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि इस पर भी +3 माइक्रोकूलम, और यहाँ -3 माइक्रोकूलम, और इधर +3 माइक्रोकूलम, इधर -3 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया होगा सभी पर। मतलब इस तरीके से ये चार्ज इस तरीके से फ्लो हुआ है। अच्छा, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ गया इस तरीके से, 1 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1 वोल्ट। ठीक है, अब जरा सोचो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट, एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पे, 3 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। ठीक है, मतलब ये 3 वोल्ट पोटेंशियल मैं बोल सकता हूँ कि इस 3 माइक्रोफैरेड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 3 वोल्ट होगा। बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो गया, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1। तो भाई ये जो 3 माइक्रोफैरेड है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है, तो उन तीनों पर मिलाकर जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस इस पे भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। आवाज। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तीनों पे 1 वोल्ट है, तो टोटल इस पे कितना हो गया, 3 वोल्ट। ओके, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +9 माइक्रोकूलम, और यहाँ आ जाएगा -9 माइक्रोकूलम। अब जरा मतलब इसका मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आया, 9 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ। इसका मतलब यहाँ इधर कितना गया, इधर गया 3 माइक्रोकूलम, इसे फॉलो होता हुआ, और नीचे गया 9। इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज आ रहा होगा, 12। यहाँ से चार्ज आ रहा होगा 12 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, अगर अच्छे 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया +12 माइक्रोकूलम, और यहाँ हो गया -12 माइक्रोकूलम।
वैसे ही अगर मैं नीचे देखूँ तो देखो यहाँ से 9 माइक्रोकुलम, यहाँ से 3, तो इधर से ऐसे जा रहा होगा चार्ज, तो यहाँ हो गया +12 माइक्रोकुलम और इधर हो गया -12 माइक्रोकुलम। ठीक, चलिए अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया। तो गौर से देखो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q/C, तो 4 वोल्ट, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4 वोल्ट। तो चलो बताओ कि अब इस 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। इस माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। इसके अक्रॉस पता है, इसके अक्रॉस मतलब ये तो खैर पूरा एक ही ब्रांच हो गई है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो ये अलग हिस्सा हो गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 3 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट, तो यहाँ कितना आएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इस कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो 4 इस पर है, 4 इस पर है और 3 इस पे है, मतलब यहाँ, तो 4 और 4 8 और 3 11, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 11 वोल्ट। भाई ये जो भी है यहाँ पे कंबाइंड होके जो भी आएगा वो इसके साथ पैरेलल में रहेगा ना, इसके साथ नहीं मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये पैरेलल में, ठीक है 11 वोल्ट है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कितना हो गया फिर, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज आ रहा है 33 माइक्रोकूलम, यहाँ आ रहा है -33 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज इस तरीके से आ रहा है और यहाँ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ रहा है 33 + 12, 33 + 12 यानी कि 5 और 4 45 माइक्रोकूलम चार्ज इस तरीके से जा रहा है और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इधर गया 33 माइक्रोकूलम, इधर गया 12 और 12 इधर जाके भी डिवाइड हो गया इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज आ गया 45 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आ गया -45 माइक्रोकूलम इस तरीके से, और इधर वापस लौटते वक्त इस पे आ गया 45 माइक्रोकूलम और यहाँ आ गया -45 माइक्रोकूलम। और हम चाहे तो फिर यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। 45 डिवाइडेड बाई 3, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। ठीक है, तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ए और बी के अक्रॉस, ए और बी 41। के अक्रॉस। हाँ, तो कैसे निकालोगे, देखो 15 + 15 और इधर कितना 11, तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 15 + 15 + 11। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 15 + 15 + 11, तो ये आ गया 41 वोल्ट इस तरीके से। समझ में आई बात। और एक और जगह आपको रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सी एफ के बीच में, तो सी यहाँ है, एफ यहाँ है, तो क्या करें, चलें यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलें, किसी भी रास्ते से चल सकते हैं, चलने का मतलब केबीएल लगाना है, तो यहाँ से यहाँ तक चल लो, या ऐसे होके चले जाओ, या ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चले जाओ, जहां से रास्ता आपको छोटा पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि, क्योंकि हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी के निकाल ही लिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चल लेते हैं। तो पहले रास्ता डिसाइड कर लेते हैं। तो रास्ता मैं डिसाइड कर रहा हूँ, सी से मैं डी पे जाऊंगा, डी से ई पे जाऊंगा, ई से एफ पे जाऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ, पहले जाऊंगा मैं सी से डी से ई से एफ। ठीक है, तो सी का पोटेंशियल मान लेते हैं वीसी। चलिए सी से डी पे गए, तो देखो यहाँ पे प्लस आया ना, तो क्या लगाएंगे माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल ही रखा है 4। डी पे पहुंच गए, अब डी से ई पे जाना है, वापस से प्लस आया, पोटेंशियल डिफरेंस 1 आया, तो लगाएंगे -1। फिर ई पे पहुंच गए, ई से एफ जाना है, प्लस आया, माइनस लगाएंगे, तो लगाएंगे -1 = पोटेंशियल एट एफ। तो वी सी माइनस वी एफ आ गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं वी सी एफ 6 वोल्ट इस तरीके से। तो ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। बताओ आई बात समझ में, चलो कर। तो देखो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है
और बैटरी से यहाँ से कुछ चार्ज जाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे और इधर, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे। तो इस केस में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो 6 6 6 किस में है, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो गया, 2/6 हो गया, यानी 1/3, तो 3 आ गया है ना। हाँ सर। नहीं, 2 आ गया, सॉरी सॉरी, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो गया, 3/6, तो 2 माइक्रोफेरेड आ गया है ना। फिर 2 माइक्रोफेरेड के साथ ये 4 मिलके 6 हो गया 6 हो वापस से, जाएगा। फिर वापस 6 6 6 मिलके 2 हो जाएंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 6 6 मिलके 2 हो जाएंगे, है ना। तो मतलब अगर मैं सबका इक्विवेलेंट ले लूं, तो जो फाइनल मुझे एक सर्किट मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है, और ये कैपेसिटेंस यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड का है और 18 वोल्ट की बैटरी है। तो इस केस में अगर मैं देखूं कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इस समय बैटरी में से, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 18, तो यहाँ प्लस माइनस कितना 18, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, Q बराबर C/V, तो 18 इंटू 2 36 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है बेसिकली वो कितना हो रहा है, 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, मतलब यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 36 माइक्रोकूलम। ये इससे हमने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर हम आगे चले तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस, कितना 36 माइक्रोकूलम, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब ये चार्ज घूम घाम के जो वापिस आएगा, तो इस पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे +36 माइक्रोकूलम और यहाँ -36 माइक्रोकूलम। अब देखो मैं यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q/C, तो कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया, Q/C 6 वोल्ट हो गया। ठीक, अब सोचो जरा कि ये पूरा पैरेलल में है ना, मतलब इसको हम सॉल्व करके पैरेलल बना सकते हैं। यहाँ बैटरी 18 वोल्ट की लग रही है, तो यहाँ 6 हो गई, यहाँ 6 हो गई, तो 6 और 6 12, बचा कुचा 6, बचा 6 किस पे लग रहा है, मतलब ये 4 माइक्रोफैरेड पे लग रहा है, बचा कुचा 6। भाई जैसे पिछले सवाल में हमने एक हाँ चीज सर। सीखी थी ना, वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम। भाई यहाँ पे हमने 15 + 11 + 15 बराबर इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था ना, वही मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब मैं यहाँ से चार्ज निकाल सकता हूँ। भाई पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, Q बराबर CV, तो 24, तो यहाँ पे आ गया +24 माइक्रोकूलम, यहाँ आ गया -24 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ से चार्ज कितना आ रहा है, 24 माइक्रोकूलम। इस तरीके से अब सोचो जरा, यहाँ से कितना चार्ज आ रहा था, 36 आ रहा था ना, यहाँ से 36 आ रहा था, 24 इधर गया, तो बचा कुचा उधर गया, यानी कि 12, यानी कि हमने निकाल लिया यहाँ से कि यहाँ पे +12, यहाँ -12, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इसके अक्रॉस, भाई चार्ज है 12, 2 आएगा। Q/C, तो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आ गया, एज इट इज 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले पे आ जाएगा, और इस पे चार्ज भी कितना आ जाएगा, +-12। अरे समझ में आई बात, वो तो जितना घूम के जाता है उतना ही आता है ना यहाँ पे। हाँ सर। भाई यहाँ से अगर 12 जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो, घूम घाम के 12 ही आएगा। अब यहाँ पे वापस से वही लगा दो क्या, कि देखो इसके अक्रॉस 6 है, तो ये सब पैरेलल में हो गया ना, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 4, तो इसके अक्रॉस भी कितना आ गया, 2 आ 2। गया पोटेंशियल डिफरेंस, 2 आ गया। ठीक है भाई, तो Q बराबर CV, 4 दूनी 8, तो ये +8 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज हो गया। मतलब यहाँ से कितना चार्ज आया, 8 माइक्रोकूलम। इसका मतलब यहाँ से कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, तो 8 इधर गया, तो 4 इधर गया, तो 4 माइक्रोकूलम इधर होगा, यहाँ प्लस और माइनस। अब यहाँ पे तो हर जगह पर +-4 माइक्रोकूलम आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सारी सीरीज में है, तो 4 माइक्रोकूलम चार्ज आ गए सभी में। बस तो हमारा आंसर आ गया कि Q1 से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 24 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है, 8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं कि Q1 बराबर 24 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 8 माइक्रोकूलम, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस A से G के बीच में निकालना है, तो चल लो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे चल लो, यहाँ से चलो कूदो, तो कितना आ जाएगा, -6, फिर चले फिर कूदो तो -2, फिर ना चले तो -2, तो कितना आ गया, -6 -6 2 8, तो 10, तो +10 आ गया आंसर।
VAG आ गया क्या? देखो 6 -2 -8, फिर यहाँ से फिर -2 -10, सही है। ऐसे लिख सकते हैं ना, VA, हाँ सर। यहाँ से चले फिर यहाँ पे प्लस आया तो माइनस लगाया तो यहाँ हो गया -6, फिर -2 बराबर VG। इस तरीके से, ठीक है, सिंपल होता है, मतलब थोड़ा करना रहता है बस।